तो पहले कहाँ तक बात कर लिए थे हम लोग? 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं, एक्टिविटी है, ठीक है। पहली एक्टिविटी में क्या तुम्हें पता चला क्या चीज होती है? यानी अगर मोटा मोटा इक्वेशन लिखनी चाहें हम लोग तो मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीडाइज कर रहे थे, और उससे क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस तरीके से, मतलब क्या इसमें चेंज दिखने को मिल रहा था तुम्हें इस इक्वेशन में? दो चेंज मिल रहे थे। एक तो चेंज इन स्टेट आ रहा था, भाई मैग्नीशियम यहाँ पे किस प्रॉपर्टी में है? सॉलिड है ना, और यहाँ पे पाउडर बन जाता था। वैसे सही बताएं तो पाउडर भी सॉलिड के अंदर ही आएगा, एमोर्फस कहते हैं उसको, बस नाम है अलग। तो चेंज इन स्टेट नहीं है, बेसिकली चेंज इन कलर लेकिन देखने को मिलता है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स निकलती है कि नहीं? याद रखना, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जब भी आए तो कौन सी ऑक्साइड लिखोगे तुम लोग? MgO, मैग्नीशियम के ऑक्साइड। और कहाँ पे इसका उपयोग होता है? व्हाइट व्हाइट तुम लोग चिंगारी कहाँ कहाँ देखते हो? फुलझड़ियों में दिवाली की। और गन फायर देखा है, गन फायर होते हुए? तो गन फायर में जब बुलेट निकलती है गन के अंदर से तो स्पार्क एक तरीके का जनरेट होता है। यानी कई जो बड़ी बड़ी गन्स होती है उसमें पीछे का उसका कवर निकलता है। जैसे बुलेट जो होती है, प्रॉपर बुलेट नहीं होती, बुलेट के अंदर आगे जो पीछे जो होता है ना, वो उसमें उसका समझ लो सारे सिस्टम होता है, जैसे कि गन पाउडर वगैरह इसके अंदर होगा। तो मेनली रिएक्शन में फटता यही है। ये चीज क्या होता है? ये कवर लगा होता है, ये चीज ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट होने की वजह जितना भी अपना फोर्स है वो सामने वाली को दे देती है, इसको, जो कि मेन छोटी सी होती है, और यही शरीर के अंदर घुस जाती है। ठीक है ना? कुछ कुछ में क्या होता है, यही ब्लड, ये जो बुलेट है ये आगे जाके और पीसेस में ब्रेक कर जाती है तो और खतरनाक हो जाती है। ठीक है, खैर हमें तो वो नहीं जानना है। फिर अगली एक्टिविटी में क्या बताया था? अच्छा, इसी में हमने एक और छोटी चीज बोली थी कि सैंड पेपर से हमें क्या करना पड़ता है? घिसना पड़ता है। इसका रीजन क्या था? मैग्नीशियम को क्यों हमें सैंड पेपर से घिसना हुआ? रफ होता है क्योंकि नॉर्मली जब मैग्नीशियम होता है, जैसे हमने मैग्नीशियम की रिबन ले ली, उसके सरफेस पे कौन से एटम चिपके होंगे? ऑक्सीजन के एटम्स आके चिपक जाते हैं, यानी वो MgO बन जाता है सरफेस पे। मैग्नीशियम एटम चिपके रहते हैं सरफेस पे। तो अगर हमें उसको ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट कराना है, अगर मान लो तुम जलाना चाहोगे माचिस लेके उसको, मैग्नीशियम की रिबन को अब जलाओगे तो उतनी तेजी से आग नहीं पकड़ेगा। इसीलिए तुमने जब छुरछुरिया जलाई होगी, छुरछुरिया जलाया कि नहीं, तो उसको आग पकड़ने में टाइम लगता है। ये नहीं कि दिया और जल गई, और टाइम लेती है कि नहीं? वो टाइम क्या कर रही होती? इन ऑक्सीजन के एटम्स को घसीट रही होती है, हटा रही होती है हवा। पर हमें क्या चाहिए? एकदम बढ़िया से। तो हमने केवल उसको क्या कर लिया? पहले से ही रब कर लिया। ऐसा नहीं बिना रब करे ये रिएक्शन नहीं मिलेगी, मिलेगी, पर थोड़ा लेट मिलेगी। मैग्नीशियम तो जलेगा ही, थोड़ा सा स्लोली होगा। पर इसीलिए प्रिकॉशन में क्या क्या दिया कि हम उसको रब कर लेते हैं। किसको रब करते हैं? मैग्नीशियम के मेटल को। हालांकि यहाँ हमने क्या ले रखी है उसकी? रिबन मीन्स क्या होता है? बहुत ही पतली सी लेयर में छोटी सी एक पॉइंट होगी कोई। दूसरी एक्टिविटी में क्या था? इसमें तो चेंज इन कलर देखने को मिला। मैग्नीशियम मान लो पहले किसी कलर का होगा, बाद में व्हाइट व्हाइट कलर की फ्लेम देखने को मिल गई। सेकेंड वाले में क्या था? लेड नाइट्रेट लिया था ना, PbNO3 Ki के साथ रिएक्शन दे रहे थे। क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहाँ पे। और Pb किसको लेके बन जाएगा? PbI2 बन जाएगा। I2 की या PbI? PbI2 और KNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस होना चाहिए फिर तो। क्यों? नाइट्रेट का मैंने बताया था क्या होता है? NO3। दोनों में बताइए भाई। अरे बेवकूफों, केवल ये बताओ चार्ज क्या होता है? -1 या -2? नाइट्रेट के केस में सच में उल्टा ही सीख गए हो तुम लोग। तुम लोग लिखे नहीं थे क्या? तो देखो जरा, देख के बताओ लिख के। तुम लोग तो मुझे कंफ्यूजन में कर दोगे भाई। नाइट्रेट क्या लिखवाया था मैंने? 2- चार्ज वाले को लिखवाया था ना। फिर तो क्या लिखवाया था? NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, NO माइनस नाइट्रस ऑक्साइड। खैर छोड़ो यार, तुम लोग ले लो क्या, PbNO3 ले लो, ठीक है। -1 चार्ज होता है, सॉरी -2 चार्ज होता है।
इसीलिए पीबी पे +2 चार्ज, इस पे -2, दोनों मिला के क्या बन गया, PbNO3। ठीक है, बोलो भाई ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हमें चेंज देखने को मिला था, कलर में, क्या कलर में चेंज आया था, अरे एक्टिविटी में होगा, लिखा होगा क्या चीज चेंज हो रही थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस तो नहीं हुई थी, कलर में ही चेंज आया था। पहले किस कलर का था सॉल्यूशन, छोड़ो यार तुम लोग से तो क्या ऑब्जर्व हुआ, अच्छा वो हम ही को करना है, ओ माय गॉड, मतलब छोड़ ही दिया ये तो, छोड़ो, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तब देखेंगे, कुछ ना कुछ लेकिन मिलेगा, क्यों भाई। मेरे हिसाब से यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, किसका, PbI2 का। अब जब करके देखेंगे तो हम रिएक्शन लेंगे, भाई क्या लेना है, PbNO3, उसमें डाल देंगे किसको, Ki को। अगर नीचे कुछ सेटल डाउन हो रहा है, कि उसको सेडिमेंट बोलोगे या फिर प्रेसिपिटेट, क्योंकि अब वो फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में पहले डाला PbNO3 को, और उसके ऊपर हमने डाल दिया किसको, Ki को। अब कुछ रिएक्शन में हुआ, उसके बाद ये फाइनली क्या बन गया, कुछ नीचे इसमें फॉर्म हो गया, तो यानी ये सेडिमेंट नहीं है, सेडिमेंट तो डायरेक्टली अपने आप से वो फॉर्म हो रहा है, पर रिएक्शन के बाद कोई चीज फॉर्म हो रही तो प्रेसिपिटेट कह देंगे। तीसरी एक्टिविटी में क्या था, कोनिकल फ्लास्क लिया गया था, कोनिकल इसलिए क्योंकि कोन के शेप में है इसका बॉटम। इसी तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क भी बताया था मैंने, अगर गोल गोल होगी तो कैसा, क्या बोलेंगे, राउंड बॉटम, क्योंकि इसका नीचे का पोर्शन, और टेस्ट ट्यूब तो टेस्ट ट्यूब जानते ही होगे, इस टाइप से होता है। टोंग भी बताया था मैंने तुम्हें, ये सभी क्या है, एक्सपेरिमेंट में तुम्हें बड़े काम आएंगे, ठीक है, इससे कुछ पकड़ते हैं वगैरह है। इसी तरह एक चीज आएगी स्पैचुला, नाम सुने हो क्या, चम्मच की तरह होता है, पतला सा चम्मच होता है, लंबा सा ऐसे, केमिस्ट्री लैब में इसका बड़ा काम होगा। कोई छोटा सा क्योंकि जितने भी ज्यादातर तुम कंपाउंड देखोगे या तो पाउडर के फॉर्म में होंगे एमोर्फस, या फिर पानी में होंगे, तो पाउडर वाले को निकालने के लिए तुम्हें ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ऐसे हाथ से चुटकी तो नहीं छू सकते, क्या पता उसमें क्या हो, तुम्हारे हाथ को इफेक्ट कर दे वो, या कुछ भी दिक्कत दे सकता है, केमिकल तो खतरनाक होते ही हैं। तो हमने लिया था कोनिकल फ्लास्क, और क्या डाल दिया था इसके अंदर, अब कैसे डालोगे जिंक के ग्रेन्यूल्स, हाथ में पकड़ के, कुछ यूज करके, जो भी यूज किया होगा, अपने को उससे नहीं मतलब। यहाँ डाला था जिंक, यानी वो जिंक से होंगे बने हुए, उसके ऊपर से हमने क्या डाल दिया था, कौन सी एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, यानी यानी हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंसंट्रेशन बहुत कम लिया है सल्फ इसका HCl का, यानी लो है बहुत ज्यादा, पानी ज्यादा है। यानी जब हमने एक बॉक्स में, जैसे ये कैसे रिएक्शन करा है, अब HCl को ऐसा तो नहीं है हाथ में हम ऐसे लेके डाले होंगे, किसी ना किसी टेस्ट ट्यूब में ये भी होगी, तो उस टेस्ट ट्यूब में HCl को थोड़ा पॉइंट डालेंगे बूंद बूंद, और पानी को भर देंगे ज्यादा, तो वो क्या बन गया, डाइल्यूट। यानी डाइल्यूट HCl लिखूं चाहे कंसंट्रेटेड HCl लिखूं, ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है, बस यही फर्क है, ठीक है ना। क्या बना था यहाँ पे, हाँ भाई, क्या फॉर्म हुआ था, हालांकि यहाँ पे हमें पता चला था एवोल्यूशन ऑफ गैस हुई थी, कौन सी गैस निकली, दुनिया में कभी भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी। जैसे मैंने एक चीज और याद रख लो तुम लोग, कभी भी कोई भी कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा तो हमेशा वाटर और CO2 निकलेगा, कुछ भी हो कंपाउंड, यहाँ पे C हो, C2H6 हो, इथेन, इथेन सुना है, मीथेन, फॉर्मूला नहीं याद होगा, CH4 वगैरह, छोड़ो खैर, कोई भी ऑर्गेनिक चीज अगर दुनिया में ऑक्सीडाइज होती है तो हमेशा क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज के अंदर हमेशा हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये चीज आगे समझोगे धीरे धीरे, पर ऐसे दिमाग में रख लो, ठीक है। कोई भी मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस का हम क्या कर सकते हैं, मान लो कोई गैस निकली, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट तुम्हें दे दिया, यहाँ से ऊपर से गैस निकली, हमने उसको ले जाके पर्टिकुलरली एक किस में डाल दिया, पानी के कंटेनर में डाल दिया, तो अब क्या निकलेगा, बबल्स निकलेंगे, और बोल दिया कि भाई यहाँ से पॉप साउंड आ रही है,
तो बताइए कौन सी गैस है, या पूछ लें कौन सा मेटल रहा होगा, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, मेटल तो होगा ही कोई ना कोई, या पूछ सकता है कि अंदर क्या चीज है, इसके अंदर क्या चीज है, तो इसके अंदर बेशक क्या रहा होगा, मेटल रहा होगा, मेटल और एसिड के साथ। हाँ यार ये पूछ सकता है मेटल के साथ क्या मिलाया। इनको हमेशा ऐसे देगा, एक एक्स एलिमेंट है, क्या बोलेगा, एलिमेंट बोलेगा, क्योंकि एलिमेंट बोलते तुम्हें ना तो मेटल पता चला ना ही नॉन मेटल पता चला है। एक्स एलिमेंट को वाई एसिड के साथ मिला दिया और पॉप साउंड ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ, पॉप साउंड, यानी कि यही रिएक्शन हुई है, बस उसको दूसरी तरीके से तुम्हें बता रहा है। तो तुम्हें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि पॉप साउंड आखिर कौन देता है, ठीक है। एसिड कौन कौन सी होती हैं, सबसे बड़ी एसिड जिसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, क्या नाम बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल, अम्ल, हिंदी में अम्ल बोलते हैं, अम्ल, अम्ल कह लो। चलो अब आगे भाई देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मान लो कि कोई रिएक्शन दे देते हैं यहाँ पे जिसको हमें बैलेंस करना है। कोई रिएक्शन है क्या तुम लोगों के दिमाग में जो अनबैलेंस्ड हो, ऐसे ही देना। जैसे कि यही ले लेते हैं, जिंक को हमने मिला दिया किसमें, HCl के अंदर। अब क्या देगा ये, ZnCl2 प्लस H2। क्वेश्चन तुम्हें इतना दे रखा होगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, अब बैलेंस करके दिखाओ इस इक्वेशन को, ये तुम्हारा टारगेट है। तो सबसे पहले जब भी हमें बैलेंस करना है तो हमें हमेशा जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको A B C D के तौर पे मान लेना है। मतलब जो इनके साथ लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, ABCD, क्योंकि बैलेंस के बाद कुछ ना कुछ आया होगा यहाँ पे कि बैलेंस हो गई होगी। हालांकि हमें देख के पता चल रहा है, अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, देखने से पता चल रहा है, पर हम इसको शो करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में जब हमसे पूछा जाएगा तो हमें तो लिख के आना है वहां पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा ABCD लेट करना है हमें। लेट द कोफिशिएंट विल बी ABCD रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब इसी ऑर्डर में, ये नहीं कि कुछ भी मान लिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, क्या हुआ, कोई डाउट, अच्छा अच्छा, तो अगला स्टेप बता रहे हो, कोई बात नहीं। इधर की ओर अब देखो जिंक कितना है, नहीं 1 तब था जब तुमने A लेट नहीं किया था, अब जिंक की वैल्यू है A, क्योंकि जिंक के आगे क्या लगा हुआ है, A, यानी अब जिंक की वैल्यू है इधर लेफ्ट हैंड साइड A। अच्छा, बैलेंस होने के लिए राइट में भी A होना चाहिए, तो राइट में है कितनी, C है, यानी A को C के बराबर होना चाहिए, पहली इक्वेशन तो यही बन गई। दूसरे केस में H कितना है लेफ्ट साइड पे, B, अब उधर भी उतना ही होना चाहिए, पर है वहां पे 2D, भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2D है, यानी B को किसके बराबर होना चाहिए, 2D के। अरे 2D बराबर होगा तब BD बराबर हो जाएंगे, मतलब है कि नहीं, ओके। अब क्लोरीन इधर साइड कितनी है, B, और उधर साइड पे, तो जब भी ऐसे तुम लिखोगे तो हमेशा 2 इक्वेशन ऐसी देखने को मिलेगी जिनका एक साइड कॉमन आ जाएगा, तो तुम्हें तुरंत ही क्या लिख देना है यहाँ पे कि भाई 2D और जो 2C है वो भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों B के बराबर है, भाई 2D भी B के बराबर है, 2C भी B के बराबर है, तो ये दोनों आपस में ही बराबर होंगे। अब क्या मैं 2 और 2 को काट सकता हूँ आराम से, तो अब D यानी C के बराबर है। अब पूरी इक्वेशन को तुम्हें किसी एक कोफिशिएंट के टर्म में लिखना है, तीसरा स्टेप ये। पहला क्या था, ABCD लेट कर लो, दूसरे में इक्वे मतलब बैलेंस कर लो इस तरीके से कि भाई इधर इतना मॉलिक्यूल्स हैं A के, जिंक के A हैं, इधर की ओर जिंक के A होने चाहिए, सो A शुड बी इक्वल टू C, इस तरीके से लिख लो। तीसरे स्टेप में सभी ये जो ABCD लिट की हो तो इन इक्वेशन का यूज करके सभी को A के टर्म में या तो बदल दो, या सभी को B के टर्म में, या सभी को C के टर्म में, या D के टर्म में, किसी एक टर्म में बदल लो, क्यों, क्योंकि तब फिर कटने में आसानी हो जाएगा, कॉमन रेशियो निकाल देंगे। देखो A के टर्म में बदलते हैं तो पहला तो A खुद ही है, तो B को A के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, B को A के टर्म में क्या लिख दें, बताओ, D C के बराबर है, A B तो C के बराबर है, तो B को क्या लिखेंगे हम, ओ सॉरी B की बात कर रहे हैं ना, और B है 2D के बराबर, यानी कि इसका 2 गुना, A C के बराबर है, यानी A बराबर है C के, और C बराबर है D के, और D बराबर है किसके, B/2 के। अरे यहां से देखो ना,
इस तरह भी लिखते लिखते चल के कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाना है, किसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख दूं क्या b/2, लेकिन अपने को तो b लिखना है ना एक एटम में, तो b बराबर हो जाएगा 2 एक एटम में। b अगर b/2 a के बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा a में, 2a। बोलो, तो हमने b की जगह क्या लिख दिया, अब ये भी a में आ गया, ये भी a में। अब c को देखो, c तो a के बराबर था ही डायरेक्ट, तो डायरेक्टली लिख देंगे ये a ही है। d के एक टर्म में देखो, d c के बराबर है और c खुद ही a के बराबर है, तो ये भी a ही हो जाएगा। अब a a a और a कट जाना है सारा, तो अब क्या बन गई इक्वेशन, जिंक प्लस 2, वही चीज बन गई है जो हम लोगों ने पहले से ही सोचा था। अब यहाँ पे दोनों तरफ ही सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। एलिमेंट्स बार बार बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स क्या होता है, छोटे से छोटा एलिमेंट, वही हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो तुम लोग पढ़े होगे अभी तक, ठीक है। ओके, अब और कोई चीज बताओ जो तुम लोग को दूसरी कोई इक्वेशन हो जो कि खतरनाक लग रही हो, जो बैलेंस करने में मुश्किलें आए। किसी दूसरे मेटल को ले लेते हैं और रिएक्ट कर देते हैं किससे, चलो रिएक्शन चलो तुम ही दे रहे हो तो कोई अच्छी बात है। Fe प्लस H2O क्या दे रहा है ये, Fe3O4 प्लस H2। अच्छा एक और चीज रखो, Fe+2 और Fe+3, ये दो आयरन के फॉर्म है। जैसे तुम लोग वो पढ़े हो आइसोटोप्स पढ़े होगे, तो उसी तरीके कुछ कुछ दिमाग में याद रखो, ये दो आयरन के फॉर्म है जिसमें नेचर में मिलता है, मतलब ये कोवैलेंसी है। मैंने वैलेंसी और कोवैलेंसी तुम लोगों ने सुना है, जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 की, पर वो कई बार 4 भी बॉन्ड बना लेता है। कब बनाता है, एमोनियम आयन में, NH4+ आयन सुना है, छोड़ो खैर। तुम लोग याद रखो, जब कोई अपनी वैलेंसी से ज्यादा, जैसे आयरन की नॉर्मली वैलेंसी +2 होती है, तुम लोग आयरन तक एलिमेंट तक अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली +2 होती है, लेकिन वो +3 में भी पाया जाता है। +2 में जब वो पाया जाता है तो उसको बोलते हैं फेरस, FeRrous, और इसमें फेरिक बोलते हैं। वही चीज है जैसे नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रस बताया था, उसी तरीके से ये भी दो चीजें लिख लो और इनको याद रख लो, क्योंकि ये भी आगे काम आएंगे। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2-। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, अब ये ऑक्सीजन अगर +2 वाले के साथ करता तो बनाता FeO, पता चल रहा है क्यों, अरे Fe के ऊपर +2 है, O के ऊपर -2 है, ये चार्ज इधर आता है, ये इधर गिरता है, तो ये बनता है Fe2O2। अब हमें पता है जब कोई कॉमन कॉमन नंबर आता है तो हम उसको कॉमन लेके हटा ही देते हैं, Fe2O2 लिखने की जगह हम FeO लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, सुना है क्या नाम, एम्पिरिकल, केमिकल नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जब एकदम हमने होल नंबर में उसको कन्वर्ट करके लिख दिया। छोड़ो खैर वो, अगर Fe3+ के साथ रिएक्ट करता तो ये बनाता है Fe3O4। वैसे कैसे आ गया यार, यहाँ तो फिर तो चार्ज आ गया कुछ ज्यादा ही, क्यों, +3 होता तो ये FeO3 होता, Fe3O4, यानी अब आयरन के ऊपर +4 भी आ गया। कोई बात नहीं, होता होगा Fe+4 में भी, क्योंकि इस केस में आयरन किस फॉर्म में और ऑक्सीजन है -3 के फॉर्म में, ओजोन वाले फॉर्म में, ठीक है। तो इसके नाम पे नहीं जाते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इसने रिएक्शन दिया, जब इसको पानी के अंदर डाला हमने आयरन को, तो आयरन ने क्या किया, अपनी ऑक्साइड बना ली। और वैसे तुम लोग मुझे लगता है ये गलत ही बोल रहे हो, सही देख के बोल रहे हो, हाइड्रोक्साइड तो नहीं होगा, ठीक है ठीक है। फिर चलो इसको ABCD लेट कर ले, इसके आगे हमने A लेट कर लिया, ये B, फिर ये C हो जाएगा और ये D। तो क्या होना चाहिए, आयरन इधर A है और उधर कितना है, बताओ भाई, आयरन उस साइड पे कितना है, प्रोडक्ट साइड पे 3C है, ठीक है। अब इसको तेजी से बताओ, इधर हाइड्रोजन कितना है
उधर हाइड्रोजन कितना है? ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है? उधर कितना है? बस 3 इक्वेशन बन गई। अब हमें सभी को एक एटम में लिखना है। तो बी को एक एटम में बताओ कैसे लिखोगे? बी को एक एटम में कोई इक्वेशन है क्या बी और ए में? नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बी बराबर है किसके? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2b बराबर 2d था, मैंने उसको ऐसे सोच लिया। और बी ही इसके बराबर है, यानी डी और सी बराबर है। डी किसके बराबर है? 4c के। और सी की जगह हम लग सकते हैं a/3। दिख रहा है? अरे केवल इक्वेशन से खेलना है। सी की जगह क्या लिख सकते हैं? a/3। ए और डी में इक्वेशन आ गई, पर हमें तो बी में चाहिए थी, तो बी और डी तो बराबर ही थे। आ गया कि नहीं ये चीज? यानी बी में हम क्या रख सकते हैं? 4a/3। 4a/3। सी की जगह क्या लिख सकते हैं? a/3, यहीं से निकल आ जाएगा। सी की जगह एक एटम में a/3। डी के टर्म में 4a/3। अब तुम्हें इसमें नॉर्मली जैसे एलसीएम एलसीएम लेते हो वैसे ही करना है सॉल्व। तो उस साइड पे एलसीएम ले लो, तो उस साइड पे एलसीएम लेते ही नीचे अपॉन में आ गया 3, और ये इधर 3Fe बन गया। बना कि नहीं? प्लस 4H2O तो होगा ही, 4AH2O, ठीक है। और ये भी A है आगे, ठीक, H2O। अब इधर क्या बना? यहाँ भी हमने 3 एलसीएम ले लिया, तो इधर तो ऊपर रहा Fe3O4e, और इधर बन गया A के साथ है, ये हो गया 4AH2। ए हर जगह काट दो और 3 भी मर जाएगा। ये जो एरो होती है इसी को हम इक्वल टू के साइन से रिप्लेस करके मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी यही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेटर नाम सुना है ना? अरे सुने होगे भाई तुमने, ये प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ये सभी क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में यही सारे ऑपरेशंस लगाने हैं। हालांकि हमें उधर प्लस माइनस में नहीं भेजना है, केवल डिवीजन कर दो, ये 3 और 3 मर गया। और रिएक्शन में ए हर जगह से हटा दो, और रिएक्शन उसके बाद क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। यही प्रोसेस का क्या है? नियम है। तो बैलेंस हुई है क्या? ध्यान से देखो, इधर भी 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन, इधर 4 ऑक्सीजन है, उधर भी 4 है, सारा बैलेंस हो गया। यानी इस तरीके से दुनिया में कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केवल अभी तुम रिएक्शन बैलेंस कर ले रहे हो। धीरे धीरे आगे जब जाओगे तो मैंने बताया रिएक्शंस कैसे ट्रांसफर होती रहती हैं, चेन रिएक्शंस होती हैं, वहां पे दूसरे नियम लगेंगे। बाकी मैक्स टू मैक्स जितने भी तुम लोग पढ़ने वाले हो इक्वेशन, उनमें सभी बैलेंस कर लोगे, यानी तुम्हारी दुनिया की जितनी भी इक्वेशन होंगी वो बैलेंस हो जाएंगी। मैक्सिमम नहीं, तुम्हारी दुनिया में जितनी वो सारी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी दुनिया वाली थोड़ी थोड़ी रह जाएंगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, रीजन समझते हो? यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने इसलिए बोल दिया इधर भी इतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा, पर ये एक्चुअली होता है क्या? थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होती है, समझे? तो जब तुम लोग एकदम जॉब वॉब करने में जाओगे, रिएक्टर रिएक्टर में काम वाम करोगे, तब तुम समझोगे कि ये रिएक्शन कितना, मतलब ये रिएक्शन काम ही नहीं करेगी इस तरीके से। मतलब वैसे तो तुम सोच रहे हो रिएक्शन क्यों ही हम लिखेंगे वहां जब जाएंगे, तुम्हें वहां पे करना क्या होगा? रिएक्शन को देखते हुए सैंपल लेना है, फिर उसके साथ केमिकल रिएक्शन करानी है और फिर कुछ बनेगा, यही काम है। जैसे तुम देखते होगे शैम्पू की कंपनीज हैं, तो ये शैम्पू बनाती होंगी ना, तो जहां बनाती होंगी मशीन्स होंगी, इंजीनियर्स रखे होंगे खूब सारे कंपनी वालों ने, वो लोग अपना सैंपल भी चेक करते होंगे कि कहीं सैंपल खराब तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया शैम्पू, झाग ही ना दे फिर क्या मतलब, बाल ही ना साफ हो, है कि नहीं? तो हर चीज स्पेसिफाइड तुम्हें पता होना चाहिए। इसीलिए जब तुम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ऐसे बैलेंस कर रहे हो, तो ये केवल नॉर्मल रिएक्शन पे तो काम कर जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम बड़े किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने लग गए, वहां पे अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। आयरन तो है लेकिन 0.3 है, इस टाइप की रिएक्शन। यानी अब हमारा जो नॉर्मली जो हमने पढ़ा है FeO, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयरन के कितने एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है? आयरन का 0.3 एलिमेंट एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, यानी तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही चेंज हो गया। यहाँ अब तुम्हारी वो इक्वेशन बैलेंस नहीं लगेगी। तो अगर कोई तुमसे ऐसा पूछे दुनिया की हर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, तो क्या जवाब रहेगा? ठीक है भाई, समझ गए होगे शायद।
सुना होगा Fe0.3O, सुना है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? आज तक नहीं सुने? अच्छा अच्छा, इसमें तुम आयरन की परसेंटेज निकाल सकते हो? यही क्वेश्चन पूछता है कि आयरन की परसेंटेज क्या है। अगर नॉर्मली मैं लिख दूं FeO, तो इसमें आयरन की परसेंटेज कितनी है? 50% है ना। ना 1 क्यों, दोनों मिला के 1 बनेंगे, तो 50% इसकी परसेंटेज, 50 मतलब भागीदारी कितनी है। ये अगर एटम 1 है तो आयरन कितना है? 50%। ठीक, यहाँ पे अगर पूरा 1 है तो आयरन कितना है? 50% ऑक्सीजन है। ध्यान से सोचो बेटा, ये पूरा 1 है, अब आयरन की परसेंटेज क्या होगी, अब सोचो। छोड़ो, खैर ये सब अभी तुम कर भी नहीं पाओगे, बस दिमाग में सोचना, ठीक है, कैसे निकलता है। तरीका आसान है, मोल वगैरह, मोल पढ़े हो कि नहीं? मोल, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू 6.022, ये नंबर नहीं सुना है? अच्छा, कट ही हो गया, मोल ही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अरे यार, स्कूल वाले कर क्या रहे हैं भाई? 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर है ये, मतलब इतने, जब कोई चीज मिल जाएंगी तो हम बोलेंगे 1 मोल वो चीज है। ये इसलिए नंबर बनाया गया क्योंकि मान लो मुझे बताना है यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, कैलकुलेशन के लिए मुझे चाहिए। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कितने एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के? कुछ बोल ही नहीं सकते, लाखों करोड़ों ऐसे बोल रहे थे सभी लोग। तो बोला गया कि भाई एक नंबर फिक्स कर लो, जिसके कंपैरिजन में हम बोल देंगे कि अच्छा, इस नंबर के हिसाब से ये 1 है, या इस नंबर के हिसाब से ये दुगना है उसका, या 3 गुना है। तो हमने एक नंबर फिक्स किया जिसकी वैल्यू है कितनी? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। बहुत जरूरी नंबर है एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर मान लो कल को इतने सारे हाथी हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल हाथी है। कितने हाथी हैं? जैसे ही कोई यूनिट को कंपेयर करना है ना, उसी के लिए बनाई गई है। बस जैसे मैंने टाइम 1 सेकेंड की वैल्यू बताई थी, क्या होती है? 9 अरब 19 लाख। अरे यार, तुम मुझे भी भुलवा दी यार, इतने अच्छे से याद रखा था मैंने। 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन, जो भी है अप्रोक्स में, इतना बड़ा वैल्यू है। और किसके? ये सीसियम 133 एटम, यानी सीसियम का 133 एटम जो है वो अपनी जो हाइपरफाइन लेवल्स हैं, लेवल्स यानी वही शेल्स, यहाँ पर जो उनका एक इलेक्ट्रॉन है इस एटम का, कौन सा एटम है? सीसियम 133, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, फिर वापस आ जाता है। कितनी बार? इतनी बार। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। उसको हमने माना है कि अच्छा, आज से हम दुनिया में 1 सेकंड इसी को बोलेंगे, वरना क्या पता कोई दूसरी दुनिया हो जहाँ पे 1 मिनट को 1 सेकंड बोलते हो। क्यों? अरे ये तो हमने बनाया ना। शुरुआत कैसे हुई थी मानव सभ्यता की? हम तो बोल भी नहीं पाते थे, पहले हाथ पैर से थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया, संकेत से शुरू किया, फिर धीरे धीरे आया कि चलो भाई बोलना सीखते हैं, आवाजें निकाली, अलग अलग तरीके की साउंड। जंगलों में तुम लोग देखे भी होगे, मोंगली लोग, वो सभी कैसे कांटेक्ट करते हैं? जानवरों की साउंड निकाल के। फिर सोचा कि चलो यार लिखना लिखना सीख लेते हैं, तो पत्थरों पे लिखने लग गए होंगे। पत्थरों पे लिखा, वही आज स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन कई सारे मिले हैं। और पत्थरों पे लिखना राजाओं को भी बड़ा पसंद आया, राजा अपने बारे में लिखवा देता था। उस पे लिखने से क्या होता था, आने वाले 100 200 300 400 साल, कई तो अभी तक मिलते हैं, टूटे फूटे भी नहीं है, एकदम रियलिस्टिक दिखते हैं, है कि नहीं? ताजमहल पे भी कई सारी चीजें तराशी हुई लिखी गई हैं, मार्बल्स पे अभी भी लिखा हुआ है। यानी इस तरीके से लिखना बहुत पसंद आ गया। लिखने से इतना ज्यादा लिख लिया उन्होंने कि पहले तो ताड़ के पत्ते पे लिखते थे, पता आता था उस पे लिखते थे, फिर धीरे धीरे सोचा होगा कि लैंग्वेज अलग अलग बना देते हैं, सोचा क्या, अलग अलग लोग रहने लग गए, अब अपने अपनी भाषा बन गई, है कि नहीं? कल को क्या पता तुम लोग भी कुछ बना दो। क्यों? अरे यूट्यूब चैनल तो बना ही सकते हो, तो उसी तरीके से। ठीक है भाई, तो ये क्या था? ये तो बकवास ही लिख दिया, क्यों? चलो अब आगे चलते हैं यार। तो बैलेंसिंग सीख ली हमने, अब आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने की जगह अब मैं नया चैप्टर ही शुरू कर देता हूँ यार, इसमें कुछ है नहीं तुम्हारे में, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। क्यों भाई? शुरू कर देते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर। अरे हाँ सॉरी, लाइट है पहला चैप्टर, तो
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तुम लोग के स्कूलों में चल रहा है क्या ये? स्कूलों में एक साथ तीन तीन टीचर पढ़ाते हैं कि एक ही? अभी तो बायो में लाइफ प्रोसेसेस हो रहा है और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, लाइफ प्रोसेस का कुछ बताओ भाई। अभी तो मैम ने मतलब अभी बेसिक से शुरू करा है। जैसे बेसिक में कुछ तो बताया होगा। कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस में बताया है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, उसकी इक्वेशन चाहिए हमें। ओके ओके, फोटोसिंथेसिस यानी पेड़ का सांस लेना यस सर। या पेड़ का खाना बनाना? खाना बनाना। खाना बनाना, पेड़ अपना खाना बनाता है। अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क तो पता ही होगा। यस सर। क्या होता है डिफरेंस? एक कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल? रेस्पिरेशन इज फिजिकल चेंज और जो अरे यार तुम लोग हमेशा उल्टा ही बोल देते हो जो मैं बताता हूँ। ब्रीदिंग मतलब क्या? सांस अंदर लेना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है हमारे लंग्स का, तो यानी ये फिजिकल चेंज हो गया। और रेस्पिरेशन होता है फूड को तोड़ना उसी ऑक्सीजन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन कैसा चेंज होगा? अच्छा चलो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन से क्या समझ आता है? यानी लाइट सीधे 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 फॉर्म में चलती है। इस चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में, लाइट को कंसिडर कर लिया गया है कि लाइट भाई ऐसे चलती है, ये इसका डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। पाथ क्या है लाइट का? स्ट्रेट लाइन। पर असल में होता क्या है? हम्म, क्या करो, लाइट का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कल ही एक एक्सपेरिमेंट में मैंने तुम बता रहा था कि अगर मैं मान लो एक ऐसे चढ़ पर्दा, क्या बोलते हैं, पर्दा ले लूं, ठीक है, और उस पर्दे में होल कर दूं और इधर से लाइट डालूं, और जब ये पर्दा मान लो ऐसे रखा है, इधर से लाइट डाल रहा हूं मैं, तो पीछे जो दीवार पे उसका जो स्पॉट बनेगा वो इतना ही बड़ा नहीं बनता है, स्क्रीन पे वो चीज और बड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो तुमने यहां से डाली एकदम सीधे नहीं गई, बल्कि सीधे की वजह थोड़ा सा टिल्ट होके ऊपर नीचे ऐसे बन गई, और इतनी दूरी तक उसने अपना जलवा दिखा दिया। यानी लाइट मुड़ के भी चलती है, यानी लाइट बेंड भी होती है, कई तरीके के मोशन उसके देखने को मिलते हैं। और तुम बोल रहे हो रिफ्लेक्ट भी होती है कि नहीं? तो रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर, ये कौन सा मिरर है? यहाँ पे जो पीछे कोटिंग होती है एमेलगम की, एमेलगम। अभी आगे पढ़ोगे, जिंक का एमेलगम होता है, जिंक मेटल का, एंड सिल्वर का। सिल्वर का फॉर्मूला एजी, मतलब उसका सिंबल, ठीक है। तो जिंक और एमेलगम का क्या होता है, कोटिंग होती है, यही बड़ी चमकती है, ठीक है। तुमने चांदी की वो देखे होंगे जो, क्या आते हैं यार, मिठाइयों में नहीं लगा होता है चांदी ऊपर से, वो खैर ईटेबल होता है, मतलब उससे मृत्यु नहीं होगी, पर अदरवाइज तुमने अगर चांदी खा ली तो वो टॉक्सिक होगी। चांदी खतरनाक होती है। वैसे चांदी खुद के ऊपर तो नहीं सरफेस पे वो लगने देती है। अरे चांदी थोड़ी लगाते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ वो ईटेबल रहती है, दिखने में सुंदर लगता है। मिठाई जितनी अच्छी लगेगी उतना कमाई होगी उसकी। अब तो लड्डू पे भी लगा देते हैं वो फालतू में, जबकि लड्डू पे थोड़ी लगती, मिठाई पे मतलब वो बर्फी पे लगाई जाती थी। अब लड्डू भी रेड कलर का जो आता है उस पे भी चढ़ा देते हैं, वो तो बिक्री के लिए सुंदर दिखता है। अब एक तो वो भी लगा देते हैं, बादाम भी। तो ये तो सब अपना वो है। कल को इलायची भी लगा देंगे, क्या पता लगाते ही हो, इलायची लगाते ही होंगे, देखो। तो ये तो अपना वो है, शोपीस वाली चीजें हैं। प्लेन मिरर वही है जिसको हम रोज देखते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर कभी देखा होगा तो क्या खुद का शेप और साइज बड़ा दिखा है? यानी कभी भी प्लेन मिरर तुम्हारा शेप और साइज को नहीं चेंज करता है, शेप एंड साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लेन मिरर में आज जाके देखना, जब भी तुम ऐसे करके देख रहे हो तो जो तुम्हारी लेफ्ट आई प्लेन मिरर के हिसाब से, वो तुम्हारी असल में राइट आई है। यानी इन्वर्ट कर देता है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। ऐसे करके लिख लो इसको, ऐसा। इससे तुम समझ जाओगे कि भाई ये रियल इमेज बनाता है, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। आगे समझोगे रियल और इन्वर्टेड का मतलब। ओ सॉरी, रियल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वर्चुअल इमेज बनती है, आई एम सो सॉरी। अरे मैं कुछ और सोच रहा था, तुम लोग वो थाली वाली की बात करने लग गए, मिठाई की। ओके, तो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इसलिए भी क्योंकि तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम उसके अंदर ही हो। अब मिरर के सामने खड़े हो तो लगता है ना कि एकदम तुम उसके अंदर बैठे हुए हो। अच्छा, मिरर के आगे अगर तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हारी इमेज जो बन रही है वो भी मूव करेगी, सेम स्पीड से मूव करेगी। तो ये भी एक पॉइंट है। अभी वैसे तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा, पर लिख लेना, सेम स्पीड भी रहती है। सेम स्पीड किसकी, u एंड v। u मतलब
जब भी फिजिक्स में तुम्हें u दिखेगा तो समझ लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v जब भी दिखेगा तो डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी u और v को आज से मैं संबोधित करूंगा एक ऑब्जेक्ट के और एक इमेज के रिस्पेक्ट में। यानी किसकी स्पीड सेम होती है, ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग जो खड़े होंगे मिरर के सामने, और इमेज यानी जो अंदर उसके बन रही है। और बेसिक क्या बता दूं, जब भी इसमें लाइट पड़ती है तो लाइट जिस एंगल पे पड़ रही है उस एंगल को बोलते हैं क्या, अरे बेवकूफों, इंसिडेंस एंगल। और ये जो एंगल नॉर्मल से फॉर्म हो रहा है इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, ओ सॉरी नॉर्मल कह रहे हैं, सरफेस से जो फॉर्म हो रहा है, ये जो नॉर्मल से फॉर्म हो रहा है उसको तो इंसिडेंस बोल दिया, सरफेस से जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस। लिख लेना, एंगल ऑफ ग्लांस। अरे ग्लास होता है ना, ग्लास के पास से फॉर्म हो रहा है ग्लास, ये तो पूरा ग्लास ही होगा। क्यों भाई, इधर देखो, यहां से फॉर्म है, ये सरफेस है, ये इसका क्या है सरफेस, तो सरफेस से जो रे ने एंगल बनाया वो क्या होगा, एंगल ऑफ ग्लांस। तो अगर कहीं लिख दे भाई कि एंगल ऑफ ग्लांस 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री है, नहीं समझे। अगर एंगल ऑफ ग्लांस तुम्हें दे देता है 30 डिग्री है तो इंसिडेंस कितना होगा निकाल सकते हो, 9th क्लास में किया भी होगा। अरे बेवकूफ हो क्या, लीनियर पेयर वगैरह कुछ नहीं मैथ में किए तुम लोग। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसे है ये 30 डिग्री है तो ये टोटल 180 माइनस 30 होता था ना, नहीं सुने हो क्या भाई, यहाँ पे वही चीज 90 माइनस 30 हो जाएगी। बोलो, ये लीनियर पेयर वगैरह सुने होगे भाई, तुम लोग भूल गए हो, थोड़ा सा धीरे धीरे आता जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एंगल का खेल है लाइट में, लाइट किस एंगल से तुम डालते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही सेम साउंड में भी है, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है, वेव्स हैं। वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस इन, जैसे मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आवाज में क्या कर, मतलब यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, फिर वो वाइब्रेट हो रहे हैं और तुम्हारे कान के पास वाले मॉलिक्यूल तक ले जा रहे हैं उस चीज को, और इतनी तेजी से ये चीज हो रही है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं, यही चीज हो रही है। अगर डिस्टर्ब करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए आप जिंदगी भर बोल नहीं सकते हो, हमेशा बोलते रहोगे थक ही जाओगे, है कि नहीं। बोलो, अब एटम को मूव करना है एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं। कई तरीके से एनर्जी है, हम लोग जैसे माउथ से कौन सी एनर्जी देते हैं, प्रेशर एनर्जी। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर, समझ रहे हो बात को, फोर्स नहीं अप्लाई हो रही। प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि फोर्स तो नॉर्मली तुमने पुश और पुल पढ़ लिया है, प्रेशर कुछ अलग होता है। फोर्स ही होती है लेकिन वो पर यूनिट एरिया हो जाता है। यानी मान लो इस हाथ से मैंने इसको दबाया, तो अब एक बंदा कह सकता है मैंने फोर्स लगाई। दूसरा, अगर मैं यही हाथ रख के ऐसे ऐसे कुछ करके इसका एरिया निकाल लूं, कितने एरिया पे मैंने फोर्स लगाई है, मान लो ये एरिया आ गया ना, इतना एरिया। तो इस एरिया पे जो फोर्स है उस फोर्स को लिखूंगा मैं यहाँ पे ऊपर, मान लो 20 है 10 है, और जो इस हाथ का एरिया है उसको नीचे लिख लिया, तो इसका जो डिवीजन कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, प्रेशर। यानी प्रेशर एक दूसरा टर्म है फोर्स के अलावा, ठीक है। बोलो भाई, प्रेशर फोर्स से कम होगा, ऐसा जो डाउट तुम्हें आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुमने फॉर्मूला देख लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, फोर्स से भी ताकतवर होता है। जब तुम उसकी वो देखोगे ना, अगर ऐसा ना होता ना तो किसी गैस को अगर तुम्हें लिक्विडिफाई करना है या किसी भी चीज को, इसको भी अगर तुम्हें पिघलाना है तो हाई प्रेशर दोगे ना तो तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन हाई फोर्स लगाओगे तो बस क्या होगा, पिचकेगा, छोटा हो जाएगा, टूट फूट के एकदम छोटा सा आ जाएगा फोर्स लगाने पे। लेकिन जैसे प्रेशर लगाया, अब एटम्स तक उसके इतने पास आ जाएंगे कि वो लिक्विडिफाई हो जाएगा। मतलब एटम्स पास आएंगे तो वैसे तो सॉलिड होती है चीज, पर समझ लो कुछ चेंज होगा जिसकी वजह से ये पिघल ही जाएगा। पिघलना मतलब क्या हो जाता है, मतलब एटम की दुनिया में क्या होता होगा, नहीं नहीं एटम्स की दुनिया में क्या होता होगा वो तो ठीक है तुम्हारी बात। जैसे मान लो इसी को मैं पिघला रहा हूँ, अभी तो ये सॉलिड है, इसके एटम्स खुद ही पास पास हैं, पर मैंने पिघलाया तो एटम दूर हो गए, ये हुआ। पर दूर होने पे तो ये फैल जाना चाहिए। हाँ यार होता तो है, अगर इसको पिघलाओगे तो एरिया और ज्यादा कवर करेगा, कोई भी चीज पिघला दोगे तो फैल जाती है कि नहीं। तो सही है कंसेप्ट, यानी लिक्विड में जाएगा तो इसके एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, तब फिर वो गैसीफाई हो जाएंगे, इवेपोरेशन के थ्रू उड़ भी जाएगा। वल्केनो के पास कौन सी गैस निकलती है भाई, तुम लोग भूला मत करो, ये सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का रंग भी इसी की वजह से फेड हो रहा है, फेड होना यानी थोड़ा सा चमकहाट उसकी कम हो रही है। और ये रॉटन एक्स की तरह भी स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की तरह। और क्या था बताया था मैंने, बस इतना ही बताया था।
इक्वल होगा। एंगल ऑफ रे नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों बराबर होते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अगर प्लेन नहीं होगा ये तो ये एंगल बराबर नहीं आएंगे। अगर मान लो कुछ ऐसा टाइप का मिरर है मेरा, इस टाइप का, तो मान लो यहां पे इंसिडेंस हुई लाइट, अरे हुई ना, जब रिफ्लेक्ट होगी तो मान लो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाई, यहां से एंगल थीटा था, पर जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ और ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थीटा डैश पे। यानी अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे होगा? सीधा नहीं होगा वो, मतलब एंगल ऑफ तो फिर ये चीज नहीं फॉलो होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं होगा। यानी दुनिया में ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उधर पे तो है ही। पर जितने भी प्लेन है, प्लेन मिरर, उन पे ये एप्लीकेबल है। यानी ये जो लॉ है ये किसके लिए है? प्लेन मिरर के लिए। अरे प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो हमें जब भी कभी बोलना है ये चीज तो हम क्या लगा देंगे? लॉ फॉर प्लेन मिरर और स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ये अच्छा शब्द है। स्मूथ है, रिफ्लेक्टिंग है और सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग मतलब इसके पीछे अगर तुम लेयर भी नहीं लगाओगे ना एमलगम की, तो भी ये चमकेगा नहीं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे इस पे ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो चमक थोड़ी रही है, लेकिन इसके ऊपर जो पड़ रही है वो चमक रही है। कोई चीज तुम्हें किसी कलर की क्यों दिख रही है? मान लो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इससे बाहर तुम्हारे लाइट रेज आ रही है, कौन से कलर की? व्हाइट रेज। यानी कलर जो भी हम देखते हैं वो कब आता है? जब हमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो अगर आंखें नहीं होंगी हमारे पास तो कलर भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आंखों में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड एंड कोन्स। सुना है क्या भाई? मतलब इसी के शेप में होते हैं, दिखते ऐसे ही हैं इसलिए बोलते हैं। रॉड से हमें लाइट का डिम और हाई पता चलता है। कोई मतलब हाई लाइट है कि डिम है, जैसे तुम्हें पता चल रहा होगा, परछाई दिख रही कि नहीं, तो वो डिम लाइट वाला एरिया है, तुम्हारी आंखें बता रही है अच्छा भाई यहाँ कम लाइट है। समझ रहे हो बात? ओके। तो वही कोन्स का काम है शार्पनेस। कोई चीज तुम्हें एकदम ही शार्प दिख रही होगी, जैसे ये शार्प है एकदम, अरे इसकी जो लाइटिंग है शार्प है, जबकि ये भी व्हाइट है पर इतना शार्प नहीं है, स्मूथ है। दिख रहा है कि नहीं? तो ये आंखों को किन कैसे पता चल रहा है? क्योंकि भगवान ने अलग अलग सेल्स बनाए हुए हैं दिमाग में, दिमाग कह रहा हूँ, आईज में, ठीक है। अच्छा, कोई एक्टिविटी इसमें दे रखी है? पहले ही एक्टिविटी है 10.1, पढ़ना जरा। अरे तुम्हारे में कौन सा 9 चैप्टर है? ओ माय गॉड, इससे तो चैप्टर ही कट गया। कोई बात नहीं। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, चम्मच लेना है ना, फिर क्या करना है? अच्छा, इससे हमें अपना चेहरा देखना है। और अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये तुम लोग थोड़ा सा सुन लो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये होता है कॉनकेव और ये हो जाता है कॉन्वेक्स, दोनों वैसे सेम दिख रहे हैं। जब तक मैं ये लाइन नहीं बना दे रहा हूं तब तक ये कॉनकेव नहीं होगा। जिस तरफ की ओर ये लाइन पीछे की ओर है, यानी इधर की ओर क्या है? सरफेस पॉलिश्ड है। नहीं नहीं, ये सरफेस क्या है? पॉलिश सरफेस बोलते हैं, पॉलिश्ड। पॉलिश नहीं होगी तो हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर वो ग्लास बन जाएगा। जैसे कि ये ग्लास है, इसमें तुम अपना चेहरा देख पाओगे क्या? आर पार हो जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत दिख जाएगी परछाई परछाई, पर क्लियरिटी नहीं दिखेगी, है कि नहीं? तो पॉलिश करना पड़ता है। पॉलिश के लिए हम एमएल गम का यूज करते हैं। एमएलगम यानी एक गाढ़ा तरीके का लिक्विड होता है जिसको हम पीछे बढ़िया से पोतना होता है ताकि एकदम तुम्हें लगे ये शीशा ही है, ठीक है। फिर वही यहाँ पे अगर हमने अंदर की ओर तरफ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। यानी मेन जो फर्क है वो केवल किसका है? लाइनों का है, कॉनकेव। अभी आगे पढ़ाऊंगा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और मतलब सीधी क्या? ओके ओके, ये तुम ये कह रहे हो, ठीक है। ये बोला है कि अगर ये चम्मच है, मान लो ऐसा कोई चम्मच, ठीक है, अगर मैं इधर से मुंह में देखूं, मतलब इसके इधर से देखता हूं, मतलब चम्मच को ऐसे करके, तो मैं कैसा दिखूंगा? सीधा। कॉनकेव की तरफ सीधा दिखूंगा? कंफर्म हो? बाहर की तरफ से सीधा दिखेगा। बाहर बाहर की तरफ से दिखेंगे सीधा? देखो ये डिपेंड करता है, ये इसकी फोकल लेंथ कैसी है। फोकल लेंथ यानी अगर इसको पूरा एक गोला बनाया जाए तो जो सर्कल आएगा उस सर्कल का रेडियस होता है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस रेडियस का आधा होता है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ। यानी लेंस कैसा होगा? ऐसे ही कुछ होगा, कर्वेचर मतलब सर्कुलर टाइप में।
तो इसका अगर तुम गोला बनाते हो, उस गोले का जो रेडियस होगा, उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा, वो होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बड़ा होगा और फोकल लेंथ के अंदर आते हो तुम, तो अभी पढ़ाएंगे जब पोजीशंस, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो कैसी इमेज बनती है, तो तब तुम समझ पाओगे। क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें एक केस ऐसा आता है जिसमें तुम्हारी जो कह रहे हो इरेक्ट इमेज बनती है, यानी हम जो देख रहे हैं, जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही, जैसे प्लेन मिरर में हम खड़े होते हैं तो उल्टी इमेज तो बनती नहीं है, कि बनती है? अरे तुम्हारे घर में कोई दूसरा प्लेन मिरर है क्या? रॉक गार्डन में प्लेन है वो? भाई प्लेन होंगी नहीं, प्लेन हो गए तो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है कितना होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि प्लेन चीज जैसे एक सर्कल है, सर्कल में प्लेन चीज कोई होती है क्या? सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट से मिलकर सर्कल बनता है? इनफाइनाइट पॉइंट से। किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर देखोगे ना, तब आएगा स्ट्रेट लाइन, वो ये है। नहीं समझ पाए? क्योंकि अगर तुम मान लो इसका बोल रहे हो फोकल लेंथ कितना होगा प्लेन मिरर का, तो इसके लिए तुम देखना चाहोगे तो तुम्हें एकदम खूब बड़ा सर्कल बनाना होगा, और सर्कल में पॉइंट्स स्ट्रेट तभी हो सकते हैं जब कोई दो पॉइंट ले लो, क्योंकि वही आसपास होंगे। उसके बाद हर पॉइंट क्या होगा? दूर दूर होके तभी सर्कल बनाता है। यानी ये एक ऐसे बड़े से सर्कल का क्या है? पार्ट है ये वाला। प्लेन जिसमें जो सीधा दिखेगा, जैसे कि ये सीधी लीनियर चीज जैसे दिखेगी, इस टाइप से प्लेन है। कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उस हिसाब से होगा। पूरा प्लेन वाला कुछ का, जैसे तुम्हारा चश्मा कैसा है? सीधा है? चश्मा का जो लेंस है, पहली बात तो मिरर है नहीं वो, मिरर मतलब एक ही साइड पे तुम्हें दिखेगा। चश्मा एक लेंस है, और लेंस में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है, इस टाइप से लेंस होता है। एक इधर सर्कल बन रहा होता है, एक इधर सर्कल बन रहा होता है। लेंस तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। पर ये जो तुम्हारा चश्मा है ना, ये हल्का सा बीच से मोटा है और पतला है। जब जिससे लेंस बनवाया होगा तुमने, जिस दुकान में गए होगे, या फिर इसी चश्मे को तोड़ के देखोगे, तो तुम्हें ध्यान से देखने को मिलेगा। समझे? कभी कोई चश्मा टूटे तो देख लेना। प्लेन एकदम नहीं है, सीधा सीधा थोड़ी होगा। प्लेन चीज जैसे ये प्लेन है, देख रहे हो कि नहीं? एकदम हर जगह पॉइंट सेम है। टेबल तुम्हारी, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आईज में भी कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। यहाँ पे होती है सीलरी मसल्स, जब हमें फोकस करना होता है पास की चीज, तो ये क्या करती हैं? उसको उसको और एक्सपेंड करती हैं। और जब दूर देखना होता है तो दबाती हैं। जैसे तुम्हें कोई चीज दूर की देखनी तो ऐसे आंखें छोटी करके देखोगे, क्लियर दिखेगा। अरे करके देख सकते हो यार, दूर की बिल्डिंग विल्डिंग, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाती है। हालांकि ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि आंखें बंद करोगे तो लाइट कम अंदर जाएगी, थोड़ा धुंधला दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दूर तक जाने के लिए हम क्या करते हैं? आइस को ऐसे दबाते हैं। पर ये चीज ऐसे नॉर्मल लेंस को दबाओगे तो वो टूट जाएगा। इसीलिए हमारी जो आंखों के चश्मे होते हैं, उनकी फिक्स पावर होती है, चेंज तो हो नहीं सकती कि बटन दबाया पावर चेंज हो गई। होती है क्या? अरे जब चश्मा बनवाओगे तो फिक्स तुम्हारी आंखों की जिस हिसाब से पावर है, उस हिसाब से बनाता है वो। पर आईज में मसल्स होती हैं, क्योंकि आईज किससे मिलकर बना है? ऑर्गेनिक एलिमेंट से, यानी सेल से। तो सेल्स में ऐसी मसल्स होती हैं जो उसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंस को। उस वजह से हमें हर चीज दिखाई देती है, वरना हमें केवल बैग दिखेगा, पीछे ब्लर ही दिखेगा जिंदगी भर। जैसे तुम इस बैग को देख रहे हो तो पीछे दीवार ब्लर दिख रही है, जैसे ही तुम स्विच करोगे दीवार पूरी दिखेगी, बैग ब्लर दिखने लगेगा। यानी ये तुम्हारी आंखों में कैसे है? कैसे भाई? सेल्स की वजह से। इसलिए बायोलॉजी तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? ठीक है, कितना टाइम हो गया वैसे? प्लेन मिरर का वो कितना होता है फोकल लेंथ? अच्छा अच्छा, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट भाई। क्योंकि प्लेन मिरर के लिए तुम अगर सर्कल बनाओगे, बहुत बड़ा बनेगा, हम पता भी नहीं कर सकते कितना बड़ा भाई, क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स अब खींचो, है कि नहीं? बाकी नेगेटिव किसकी होती है फोकल लेंथ? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? केव की। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल और पढ़ेंगे लेंस थोड़ा सा अच्छे से। कल तो छुट्टी है तुम्हारी, मतलब वही अगली। बाकी कल जाऊंगा मैं थोड़ा सा केमिकल्स लेने तुम लोग के लिए।
और एक लेके आऊंगा यही मिरर वगैरह तुम लोग का, क्योंकि ना लाइट के एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें यहाँ तो मैं बना दूंगा कि ठीक है भाई फोकस के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर, पर जब तुम इसको कर लोगे तो तुम्हें याद करने की ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, दिमाग में रहेगा अच्छा 3 ही पॉइंट्स होते हैं बस उसी को याद करना है कि नहीं। और लेजर तो लाना सही बात है, याद दिला दिया तुम लोगों ने, लेजर से ही एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। क्यों फास्ट होती है? फास्ट और तेज तो सेम ही बात हो गई। क्या होती है लेजर में ऐसा? हाई इंटेंसिटी होती है, लाइट वेट के लिए फास्ट और वो सब शब्द नहीं, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, इन सब शब्दों का यूज होता है जब हम लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है।